हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, दीवान इंडस्ट्रीज। चिराग और जिया दोनों साथ में मीटिंग के लिए निकलते हैं। जिया का इस मीटिंग में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो मन ही मन चिराग को कोसते हुए मीटिंग में जा रही थी। कुछ ही देर में दोनों मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही दिलीप नागर मौजूद थे, जो कि एक नामी बिजनेसमैन थे और ये चिराग के साथ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करना चाहते थे। इसी के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग रूम में क्लाइंट्स के अलावा चिराग के कुछ इम्पोर्टेंट स्टाफ और धीरज भी मौजूद था। चिराग के आते ही सब खड़े होकर उसे ग्रीट करते हैं और चिराग अपना सिर हिलाकर उन्हें अपनी सीट पर बैठने का इशारा करता है। चिराग ने जिया को अपने साइड वाली चेयर पर बैठने को कहा। जिया भी चुपचाप चिराग की बात मानकर वहां बैठ गई। चिराग का स्टाफ चिराग के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। असल में चिराग कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता था और ना ही आज तक किसी ने चिराग को किसी लड़की के साथ देखा था। लेकिन आज चिराग का जिया को इतनी अटेंशन देना सबको समझ नहीं आ रहा था। जिया के बैठने के बाद चिराग सबकी तरफ एक नजर देखता है। जब वो देखता है कि सब जिया को कैसे देख रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घूर कर सबको देखता है। चिराग को घूरता पाकर सब इधर उधर देखने लगते हैं। जब चिराग देखता है कि सब इधर उधर देख रहे हैं तो वो कहता है, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। चिराग के इतना कहते ही सब सीरियस हो जाते हैं और काम पर फोकस करने लगते हैं और करीब 2 घंटे बाद ये मीटिंग खत्म होती है। लेकिन चिराग का चेहरा अभी भी इमोशनलेस था। उसे देखकर कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ देर की शांति के बाद चिराग कहता है, ओके मिस्टर नागर, हम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार हैं। चिराग की बात सुनकर मिस्टर नागर बहुत खुश हो जाते हैं और चिराग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच मिस्टर चिराग। चिराग भी उनसे हाथ मिलाता है। तभी चिराग कुछ नोटिस करता है, जिसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसका चेहरा जो अभी तक एक्सप्रेशनलेस था, अब वहां गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ बानी के वंश को धक्का देने से किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तभी एक गोली चलने की आवाज सभी के कानों में पड़ी। वंश के बॉडीगार्ड तुरंत हरकत में आए और उन्होंने उस तरफ देखा जहाँ से गोली चली थी और वो लोग उस आदमी को पकड़ने चले गए। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रघु के ही टीम का एक आदमी था, जो खस्ता हालत में भी वंश पर पीछे से वार करने की हिम्मत कर रहा था। लेकिन वो वंश को नहीं मार पाया और अब उसकी जान हलक में अटक गई थी, क्योंकि वो जानता था कि वंश उसे जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अब वो वंश के बॉडीगार्ड्स द्वारा पकड़ा जा चुका था। वहीं वंश भी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर बानी को देखता है और बानी को देखकर उसके चेहरे पर चिंता, घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। फ्लैशबैक। जब बानी खिड़की से बाहर देख रही थी तभी उसे एक आदमी पिलर के पीछे नजर आया, जिसके हाथ में एक गन थी और उसका निशाना वंश था, जिसे देखकर बानी बहुत घबरा गई और वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर वंश को बचाने के लिए भागने लगी। और वंश के पास पहुंचते ही उसने वंश को समय रहते धक्का देकर बचा लिया। फ्लैशबैक एंड। वंश जल्दी से जमीन से उठकर बानी की तरफ भागा। उसकी आंखों में बानी को खोने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। बानी के पास पहुंचकर वंश ने जल्दी से बानी को अपनी बाहों में भर लिया। बानी बेहोशी की हालत में थी। उसके कंधे से खून बह रहा था, जिसे देखकर वंश बहुत डर गया। वो लड़खड़ाती जुबान से बानी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसके शब्द गले में ही अटक गए थे। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है और बानी की तरफ देखते हुए कहता है, जान डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वंश अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना है। और नील को कहो सारे अरेंजमेंट्स करवाए, मुझे डॉक्टर्स की बेस्ट टीम चाहिए, क्विक। वंश की बात सुनकर सब जल्दी से हरकत में आते हैं और वंश के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और एक बॉडीगार्ड जल्दी से वंश के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और ये देखकर वंश जल्दी से बानी को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है और अपने टीम के सिक्योरिटी हेड को एक इशारा करता है। वो वंश का इशारा समझ तुरंत रघु और उसके साथी को, जिसने वंश पर गोली चलाई थी, उसे वहाँ से हेवेंस विला ले जाता है। उस आदमी को पकड़ने के बाद वंश के बॉडीगार्ड्स ने उसे भी मार मार कर अधमरा कर दिया था। लेकिन रघु और उसके आदमी अभी जिंदा थे,
क्योंकि उनके साथ क्या करना है ये वंश ही डिसाइड करेगा। वहीं वंश की कार अब हॉस्पिटल जाने के लिए सड़कों पर दौड़ रही थी। वंश ने बानी को अपनी गोद में लेटा रखा था। वो उसके सिर को सहलाते हुए कह रहा था, जान जान मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो। बानी अभी भी बेहोशी की हालत में थी। वो चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो बहुत धीरे बोल रही थी, जिसकी आवाज वंश तक नहीं पहुंच पा रही थी। वंश बानी को इस हालत में देखकर गुस्से से अंदर ही अंदर फट रहा था। वो इस इंसान को जिसने बानी पर गोली चलाई उसको ऐसी मौत देगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। लेकिन अभी इन सबसे ज्यादा जरूरी बानी थी, इसलिए वो चाहे कितना ही गुस्से में क्यों ना हो, वो बानी के सामने कभी गुस्सा नहीं दिखा सकता था। वो अभी भी बानी को ही देखे जा रहा था और साथ ही साथ उसके सिर को प्यार से सहला रहा था। वो बानी को सेफ फील करवाने की कोशिश कर रहा था ताकि बानी रिलैक्स हो जाए। जब वंश देखता है कि बानी अभी भी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही है तो वो उसके करीब जाकर उसकी बात सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो फील कर सकता था कि बानी बहुत डरी हुई है और उसकी बॉडी अभी भी हल्का हल्का कांप रही है। वंश बानी को इस तरह देखकर और परेशान हो जाता है। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था और बानी की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। लेकिन अभी इन सब का वक्त नहीं था। उसे बानी का ध्यान रखने, उसे संभालने की जरूरत थी। वो बानी को देखते हुए धीरे से शिकायती लहजे में कहता है, जान तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मुझ पर हो रहे वार को खुद पर क्यों लिया? जान तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वंश आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसके कानों में ड्राइवर की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था, सर हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ड्राइवर की बात सुनकर वंश जल्दी से बानी को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी उसके सामने उसे नील नजर आता है, जो वंश को देखते हुए कहता है, चलिए सर इस तरफ। नील की बात सुनकर वंश जल्दी से बानी को लेकर अंदर जाता है। वहाँ ऑलरेडी एक टीम रेडी खड़ी थी, जो नील ने बानी के ट्रीटमेंट के लिए अरेंज की थी। नील ने एक पूरे फ्लोर को खाली करवा दिया था और उस फ्लोर की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। वंश बानी को अंदर लाते ही उसे स्ट्रेचर पर लिटा देता है और डॉक्टर और नर्सेस बानी को ओटी की तरफ ले जाने लगती हैं, ताकि जल्दी से जल्दी बानी का ट्रीटमेंट शुरू कर सके। वंश ओटी के बाहर ही वेट कर रहा था। तभी नील वंश के पास आता है और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वंश को देखते हुए कहता है, सर प्लीज अब आप भी अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए, आपके हाथों से बहुत खून बह रहा है। नील की बात सुनकर वंश नील को गुस्से से घूरने लगता है। नील तो उसके घूरने से ही डर जाता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता था, वरना वंश की कंडीशन खराब हो सकती थी। उसने थोड़ी हिम्मत की और वंश को समझाते हुए एक बार फिर कहा, सर आप अपना ट्रीटमेंट करवा लो, वरना अगर मैम आपको इस हालत में देखेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सर प्लीज अपने लिए ना सही मैडम के लिए मान जाइए और अपना इलाज करवा लीजिए। वंश नील की ये बात सुनने के बाद भी उसे गुस्से से घूर रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसे थोड़ी वीकनेस फील होने लगी और वो दीवार का सहारा लेने लगा। हालांकि वंश इतना कमजोर नहीं था, लेकिन वो बिना अपनी परवाह किए रघु को मार रहा था। फिर बानी का उसे धक्का देना और वंश का बानी को गोद में उठाना। वो बहुत देर से अपना दर्द और चोट को अनदेखा कर रहा था और इन सब में उसका काफी खून बह गया था, जिसकी वजह से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। लेकिन वो फिर भी बानी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उसे खुद की नहीं बल्कि बानी की चिंता थी। वंश को इस तरह देखकर नील वंश को सहारा देते हुए पकड़ लेता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर वंश को एक इंजेक्शन लगाने का इशारा करता है, जिससे वंश कुछ देर के लिए बेहोश हो जाए और डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर लें। ये सब नील ने वंश के लिए किया था, क्योंकि वंश ने नील के पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। नील भी जानता था कि वंश इतनी आसानी से नहीं मानेगा। जब वंश को फील हुआ कि उसे इंजेक्शन लगाया गया है, वो घूरते हुए नील को देखकर कुछ कहने लगा कि तभी नील ने कहा, सॉरी सर ये जरूरी था, पर आप चिंता मत करो, मैं यही हूँ मैडम के पास और कुछ नहीं होगा उन्हें। अब तक वंश पर भी इंजेक्शन का असर होने लगा था और उसकी आंखें अब बंद होने लगी थी। अब वो बेहोश हो गया था। नील ने जल्दी से वंश को एक स्ट्रेचर पर लेटाया और डॉक्टर को वंश का इलाज करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। नील का इशारा पाकर डॉक्टर वंश को दूसरे ओटी में ले गए। इस समय वंश और बानी दोनों का ही इलाज चल रहा था। नील वहीं हॉस्पिटल में ओटी के बाहर खड़ा डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था और भगवान से प्रे कर रहा था कि सब ठीक हो, और साथ ही साथ वो भगवान से वंश के गुस्से को झेलने की हिम्मत भी मांग रहा था। उसे हिम्मत की जरूरत तो पड़ेगी ही। उसने वंश की बात के खिलाफ जाकर उसका ट्रीटमेंट जो करवाया था
लेकिन इसमें वंश की ही भलाई छुपी थी, क्योंकि उसे गोली लगी थी और अगर उसका जहर उसके शरीर में फैल जाता तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, जो नील नहीं होने दे सकता था। वो भी परेशान था और कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे सुनकर नील फोन को देखता है, लेकिन फोन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे पर चिंता झलकने लगती है। कौन नील को फोन कर रहा था, जिसे देखकर नील घबरा गया। क्या वंश और बानी हो पाएंगे एक? क्या वंश और बानी साथ होने से पहले ही एक दूसरे से हो जाएंगे दूर? वंश अटैकर्स को क्या सजा देगा? क्या वंश जानता है अपने दुश्मनों के बारे में? कौन है वो शख्स जिसने इस हमले की साजिश रची? क्या होगा जब चिराग और माही को पता चलेगा इस अटैक के बारे में? क्या बानी और वंश की कहानी का यही अंत है? क्या हुआ ऐसा जिसे देखने के बाद चिराग को गुस्सा आया? क्या चिराग और जिया कभी हो पाएंगे एक? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या विवान और माही की शादी रह जाएगी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक सीमित? क्या माही और विवान कभी हो पाएंगे एक? कौन है वो शख्स जिसे जिया ढूंढ रही है? क्या होगा जब जिया को पता चलेगा वंश और बानी के बारे में? क्या होगा जब जिया को पता चलेगा बानी की इस हालत के बारे में? क्या हुआ था बानी के अतीत में? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 42वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।